जोहार झारखंड। अभी मैं एलआईसी के ऑफिस में हूँ जो हजारीबाग में है और यहाँ आंदोलन चल रहा है। आए दिन देखते हैं भारत में कहीं ना तो कहीं और कभी ना कभी आंदोलन चलते रहता है और ये जो आंदोलन चल रहा है वो निजीकरण को लेकर चल रहा है। आईपीओ के तहत इन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे तो इसका मतलब पब्लिक ऑफर होता है, लेकिन पब्लिक ऑफर होने के बाद भी इसका आंदोलन क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ वही जानकारी हम आपको देंगे और इनका आंदोलन कहाँ तक चलने वाला है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो जो आईपीओ के तहत जो निजीकरण करने का एलआईसी का जो प्रावधान सरकार लाने वाली है उसका विरोध में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें क्या पब्लिक को दिक्कत हो सकती है जिसके कारण, या फिर कहीं एलआईसी का अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है उसके कारण, या फिर ये क्या इसके पीछे कारण है? सर्वप्रथम मैं इस आपके मीडिया जिनसे लाइव स्टोरी से है ना, इसके माध्यम से भारत की जनता को बताना चाहेंगे कि भारत सरकार एलआईसी में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने का जो निर्णय लिया है ये कहीं से भी सही नहीं है। ये भारत सरकार का सही कदम नहीं है। आप पूछेंगे ये सही कदम कैसे नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आईपीओ लाया जाता है तो वहाँ की माली हालत ठीक नहीं रहती है, पूंजी की कमी हो जाती है, तब ये लाने की आवश्यकता होता है। हम भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हम 1 सितंबर 1956 से जब भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्माण हुआ उस समय 5 करोड़ की पूंजी दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि 75 लाख की देनदारी थी और 4.25 करोड़ के कैपिटल के रूप में था। वहाँ से हम लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया और भारत की जनता, यहाँ के बीमा धारक, अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता, विकास अधिकारी, सभी लोगों के सहयोग से आज हमारा जो एसेट है 38 लाख करोड़ पे पहुँच चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम को किसी प्रकार की अलग से पूंजी की आवश्यकता नहीं है। सरकार की जो दलील है इस आईपीओ के पीछे, जो शेयर मार्केट में लाना चाह रही है अपने शेयर को, तो चंद पूंजीपतियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। कारण भारत सरकार से जब हमने सवाल किया, हमारे संगठन ने, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने जब सवाल किया कि ये आईपीओ क्यों, तो उनका कहना है कि इसमें आम जनता की भागीदारी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीओ शेयर मार्केट में इसको लिस्ट कर दिया गया है, जो शेयर खरीदेंगे उनको मालिकाना मिलेगा। तो जब आईपीओ शेयर मार्केट में जब इसको लाया जाएगा, अभी तक भारतीय जीवन बीमा निगम जितना भी सरप्लस जनरेट करता है, मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लाभ नहीं होता, उसको दूसरा टर्म में इस्तेमाल करते हैं सरप्लस, तो उसमें 95% जितने हमारे बीमा धारक हैं उनको दिया जाता है, 5% सरकार को डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। चूँकि ये सरकारी संस्था है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, इसलिए किया जाता है। जैसे ही इसमें तो बात ये भी हो रहा है कि जो इसका जो शेयर रहेगा वो पब्लिक खरीदेगी और इसमें पब्लिक मालिक बनेगी। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं खुद उस पर आ रहा हूँ। अब शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद इसका जो शेयर बेचने की बात है, तो आपको जानकारी होगी या मैं भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भारतवर्ष में रिटेल जो परचेजर हैं, रिटेल सेक्टर कह सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स मात्र 3% है, 3%। मतलब भारत की जनता जितनी है उसमें 3% ही शेयर मार्केट से, रिटेल शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ का जो शेयर जाएगा वो मात्र वो 3% के बीच में जाएगा। दूसरी बात 7% नहीं जाएगा, 65% इसका जो शेयर है वो रख दिया गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि यहाँ पूंजीपति लोग काली कमाई को मॉरिशस के रास्ते से यहाँ आएंगे और उसको वाइट मनी करेंगे। तो आप समझिए, कहने को ये है कि जनता में जाएगा, लेकिन 100 में से 3 को यदि जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पोर्शन किसको जाएगा। नंबर 1, जब सरकार की जो दलील है कि इसमें पारदर्शिता आएगी, एलआईसी के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स जो है वो सदन के पटल पे रखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है। पारदर्शिता जब हम सदन में वैसे लोग के बीच रख रहे हैं जो भारत के जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, सांसद हैं,
उससे ज़्यादा पारदर्शिता कहीं नहीं हो सकती। हम उनके सामने अपने आय व्यय का जोखा रखते हैं। तो ये कहना सरकार का कि पारदर्शिता आएगी, वो भी थोड़ी दलील है। दूसरी बात वो जो बता रहे हैं कि इस जो आम जनता की सहभागिता, इस पे मैं बता ही दिया कि 3% का ही होगा। इससे नुकसान क्या होगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को हर पंचवर्षीय योजना का यदि आप देखें 5-5 साल का जो है, उसमें 28 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया, जिससे कि आप ये सड़क देख रहे हैं, बिजली के खंभे देख रहे हैं, सदर अस्पताल में दवाइयाँ देख रहे हैं, स्कूल का जो निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे जो कल कारखाने चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, उसमें सब जगह पे हमारे पैसे लगे हुए हैं, LIC के पैसे लगे हुए हैं। यदि इसका निजीकरण कर दिया जाता है तो ये तमाम जनता के जो हित के काम किए जा रहे हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि निजी कंपनी का, कोई भी निजी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो निजी मालिक के पॉकेट में जाता है। सरकारी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है किसी के पॉकेट में नहीं जाता, वो सरकार खर्च करती है आम जनता के हित के लिए। यही वजह है कि हम IPO का खिलाफत कर रहे हैं। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, अभी ये 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पूरे भारतवर्ष के पैमाने पे ये 21वां स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक जो कह सकते हैं। तो 20, इसके पहले जो 20 स्ट्राइक हुए थे, टोटल 20 करोड़ लोगों की आबादी, 20 करोड़ लोगों की उसमें भागीदारी थी। वो सभी सरकारी नौकर नहीं थे, सभी सरकारी दफ्तर के लोग नहीं थे, अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी थे, ठेला मजदूर भी थे, रेवड़ी चलाने वाले लोग थे, इस तरह के लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की जो गलत नीति है उसकी खिलाफत आम जनता कर रही है। और इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को फिर से चेताना चाहते हैं कि आपकी जो गलत नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां जितनी छात्र विरोधी, किसान विरोधी, आम जनता के विरोध में, कर्मचारी के विरोध में जितनी बन रही हैं, इसकी खिलाफत में ये 2 दिन का स्ट्राइक है। हम यदि श्रमिकों की बात करें तो आपको पता होगा 44 श्रमिकों को लेकर 44 रूल्स थे, लॉज थे, उसको कोडिफाई करके 4 में बदल दिया गया। इससे होगा क्या, एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा जो कार्य प्रणाली है पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की बात करें तो 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे मनोरंजन, 24 घंटे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इस तरह से इस लेबर कोड के आ जाने के बाद काम के घंटे 12 घंटे हो जाएंगे। दूसरी बात, जो सप्ताह 4 दिनों का होगा, तो आपको लगता है कि 4 दिन आपसे काम करा के आपको 7 दिन के पैसे सरकार देगी या कोई भी इंस्टीट्यूशन देगा? नहीं देगा। तो इस श्रमिकों के ऊपर, जो श्रमिकों का जो अधिकार है उसके ऊपर कुठाराघात है, इसका हम खिलाफत कर रहे हैं। तो इसमें पब्लिक से आप जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि उससे उसका क्या घाटा है। आप बताएं, 3% निजीकरण हो जाएगा तो उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन इनको क्या घाटा होगा, ये बात आप इनको बताइए। तो बता रहे हैं, जो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, पंचवर्षीय योजना जो नहीं, वो बात सही है। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं ना कि जो आपके LIC धारक हैं, जैसे कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो उनको क्या नुकसान होगा? उनका नुकसान होगा। अभी जो हम सरप्लस जनरेट कर रहे हैं, 100 रुपया यदि हमने सरप्लस जनरेट किया तो 95 रुपया हम बोनस के रूप में बीमा धारक को दे देते हैं, 5 रुपया भारत सरकार को जाता है डिविडेंड के रूप में। कल के दिन में जैसे ही इसके शेयर बिकेंगे, इसका मालिकाना वो शेयर होल्डर्स के पास होगा। तो शेयर होल्डर को इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी लोगों को क्या मिल रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए। तो जो 95% का बंटवारा अभी बीमा धारकों के बीच में हो रहा, उस प्रतिशत में कमी आ जाएगी। ये शेयर धारकों को, ये बीमा धारकों को नुकसान, डायरेक्टली नुकसान होगा। तो इस बात से निष्कर्ष यही निकल के आता है कि अभी भारत में पूरे तरीके से निजीकरण पर सरकार काम कर रही है। वो रेल हो या LIC हो या फिर शिक्षा संस्थान हो, उस पर निजीकरण करने का कोशिश कर रही है। लेकिन निजीकरण करने से फ़ायदा उनको होगा जिनके पास उनका शेयर रहेगा, जिनके अधिकार में वो रहेगा। पब्लिक को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और ये लोग अभी बताएं कि ये लोग सड़क बनाने के लिए भी पैसा देते हैं, बिजली के लिए भी पैसा देते हैं और दवा के लिए भी पैसा देते हैं। तो फिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों?
सरकार से मेरा पहला सवाल, और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आज अगर ये सही है तो इनके साथ में आके खड़ा होइए। मैं LIC ऑफिस से निजीकरण के खिलाफ सरकार के प्रति आवाज़ उठाते हुए LIC कर्मचारियों के साथ, आपको ये हमारा पहल कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और देखते रहें लाइव स्टोरी। मैं सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे। जय हिंद।